बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज के इस प्रोग्राम में मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को खुश आमदीद। मगर हारून रशीद साहब ज़ाती वजूह की बिना पर आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल नहीं होंगे। आज के इस प्रोग्राम में सबसे पहले अमेरिकी सदर जो बाइडन से मुताल्लिक़ बात होगी, जो कि मनसूबे सदारत संभाल चुके हैं। मगर अब भी अगर देखा जाए तो ट्रंप बामुकाबला जो बाइडन की ही बात चल रही है। अमेरिका की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप ने बेशुमार कांटे बिछाए हैं। अब देखना यह है कि जो बाइडन की तरफ से इन कांटों को साफ किया जाता है या फिर नहीं। 5 दिहाइयों पर मुहित उनका सियासी करियर है। क्या नए सदर जो बाइडन इस इम्तिहान में पास हो सकते हैं? इस नए सदर के लिए इम्कानात क्या क्या हैं और कितने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं? प्रोग्राम के पहले हिस्से में बड़ी तफसील के साथ इसके ऊपर बात करेंगे। मगर इसके साथ साथ मुल्क की सियासत पर भी बात होगी कि सियासी पेचीदगियां तह दर तह बढ़ती चली जा रही हैं। एक तरफ ब्रॉडशीट कमीशन है, जिसमें जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद साहब की बतौर सरबराह की तैनाती पर ऐसा महसूस होता है हुकूमत और अपोजिशन दोनों के अंदर ठंड चुकी है। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पार्टी फंडिंग केस का मामला भी है। ये दोनों सूरतों को अगर सामने रखें तो इसका क्या अंजाम निकलेगा, दोनों अतराफ पे, हुकूमत हो या फिर ऑपोजिशन। इस ब्रॉडशीट कमीशन और फिर जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद साहब की तैनाती के ऊपर आखिर मामलात क्या हैं, एतराजात क्या हैं और क्यों है, इसके ऊपर भी तफसील से बात होगी। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में शाहीन 3 के कामयाब तजुर्बे से पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत में होने वाले भरपूर इजाफे पर भी हम बात करेंगे। आज के इस प्रोग्राम में मेरा साथ देने के लिए दिफाई तज्जियाकार हैं जनरल रिटायर्ड एजाज है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। इसके साथ साथ 92 न्यूज़ का ही प्रोग्राम है हॉट टॉक पाकिस्तान, उसके मेज़बान हैं और सीनियर तज्जियाकार हैं मुईद पीरज़ादा साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। मुईद साहब, सर थैंक यू सो मच, आपके भी कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। एजाज एवान साहब से मैं सबसे पहले इनकी तरफ से बढ़ूंगी। सर, जो बाइडन ने तो मनसबे सदारत संभाल लिया, इसके ऊपर हम बात करेंगे कि उनके 4 साल कैसे रहेंगे। मगर सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि क्या अमेरिका के अंदर ट्रंपिज्म खत्म हो गया? अगर ऐसा नहीं है तो क्या कभी खत्म होगा? मैं इसका सवाल का जवाब जानना चाहूंगी। जी, थैंक यू वेरी मच जी। देखिए, बात यह है कि जो बाइडन के लिए यकीनन उनका एक तरफ बहुत ज़्यादा है, वो सेनेटर हैं और फिर जिस तरह आपने कहा 5 दहाइयों से अमेरिकन सियासत में अमली तौर पे वो शामिल हैं और 8 साल प्रेसिडेंट ओबामा के साथ वो वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं, तो एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है। और जिस तरीके से प्रेसिडेंट ओबामा, प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश और प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन जो फॉर्मर प्रेसिडेंट्स हैं, जिस तरीके से उन्होंने उन्हें भरपूर सपोर्ट देने के लिए अपनी आमादगी का इजहार किया है और जिस तरीके से वो उन पर ट्रस्ट कर रहे हैं, आई एम श्योर इंस्टीट्यूशंस अमेरिका के मजबूत हैं और वो इसमें से बड़े स्मूथली सेल आउट कर जाएंगे। लेकिन चैलेंजेस उनके बड़े जो हैं, वो जिस तरह खुद उन्होंने अभी उनकी जो इनॉग्रल स्पीच थी, जिस दिन उनकी इनॉग्रेशन हुई, हम सब ने देखा कि वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे इतने फोकस थे क्योंकि वो चैलेंजेस उन्हें हॉन्ट कर रहे हैं। एक तरफ कोविड है, जिसका उन्होंने जिक्र किया कि वर्ल्ड वॉर 2 में हमारी इतनी हलाकतें नहीं हुई थी जितनी कोविड की वजह से हो रही हैं, और कोविड अब भी है, उसको चैलेंज है, हमने निपटना है। फिर जो जॉब अनएम्प्लॉयमेंट हुई है, जो एक मईशत के चैलेंजेस हैं, वो बहुत ज्यादा हैं। और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा रेशियल डिवीजन एक कॉज कर गए हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जी, उसमें जितने अमेरिकन नेशनल्स थे जो बाहर से माइग्रेट करके आए हुए थे, उनके लिए अपने चैलेंजेस हैं। ब्लैक एंड वाइट का एक इशू खड़ा हो गया है और ये इतनी बड़ी डिवीजन है इतने अरसे के बाद जो अमेरिका में नजर आई है कि ये एक चैलेंज है। उसको निपटने के लिए उन्होंने बार बार कहा कि हमें अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने हैं, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना है और यूनिटी यूनिटी एंड यूनिटी, उन्होंने बार बार ये लफ्ज रिपीट किया। तो इससे लगता ये है, पहली बात है कि उनकी प्रायोरिटी अमेरिका के डोमेस्टिक सियासत रहेगी और वो एब्जॉर्ब्ड रहेंगे इसमें बहुत हद तक। लेकिन चूंकि उस रियासत के एक वर्ल्ड पावर है, इंस्टीट्यूशन बहुत मजबूत हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो अपने स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज को या फॉरेन पॉलिसी की प्रायोरिटीज को पेंड कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। वो भी कंकरेंटली साथ साथ चलती रहेंगी। अब देखना यह है कि जिस चीज को दुनिया देखेगी और जिस चीज से हम इफेक्ट होंगे, वो है कि उनके चाइना के साथ ताल्लुकात किस तरह के वो रखते हैं। क्या वो कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स करते हैं या उनकी कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट करके तिजारत भी जारी रखेंगे, उनके साथ डील भी करेंगे और अपने मफादात का दिफा भी भरपूर करेंगे, अनलाइक प्रेसिडेंट ट्रंप। तो एक ये ठीक है सर, फैक्टर है को और एशिया की सियासत को इफेक्ट करेगा और ये बड़ा प्रिडोमिनेंट फैक्टर रहेगा कि वो किस तरीके से आगे चलते हैं।
ठीक है। मोहित पीरजादा साहब, सर आपने भी एजाज अमान साहब की गुफ्तगू सुनी है। डेफिनेटली जिस चीज़ को दुनिया बड़ा सराह रही है उसमें उनकी पहली स्पीच के अंदर ये नुक्ता था, यूनिटी यूनिटी एंड यूनिटी, हम अपना इत्तेहाद असर नो बनाएंगे, दुनिया के साथ मिलेंगे। चाइना से मुतालिक जो एजाज अमान साहब ने नुक्ता उठाया, आपको नहीं लगता कि जो इब्हाम था कि अमरीका और चाइना के ताल्लुकात बेहतर होंगे, मज़ीद ख़राब होंगे, उनके इस बात के साथ ये इब्हाम भी ख़त्म हो जाता है? देखिए, जान साहब ने जो कुछ कहा उसमें बहुत सी चीजों पे मुझे इत्तेफाक है, लेकिन कुछ चीजों पे मुझे डिसएग्रीमेंट है। पहले तो ये है कि जब जान साहब ये कहते हैं कि ट्रम्पियन पॉलिटिक्स, या जैसे उनकी बात सुन के ऐसा लगता है, और खाली जान साहब नहीं कहते, बहुत से लोग अमेरिका में भी इसको इसी तरह से प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि जो कुछ भी हुआ गुज़िश्ता 4 बरस में अमेरिका के अंदर जिस किस्म की इंतहा पसंदी देखी गई, वो डोनाल्ड ट्रंप ने ही पैदा की। मेरा ये ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप ने वो पैदा नहीं की, डोनाल्ड ट्रंप उसका सिम्टम थे, और डोनाल्ड ट्रंप ने उस इंतहा पसंदी को कैश किया, और उनकी कुछ शख्सियत भी थी अजीबोगरीब सी। लेकिन अमेरिका की सोसाइटी, वहाँ की पॉलिटिक्स, वहाँ का माशरा जो है वो अब बहुत बटा हुआ है, डिवाइडेड है, पोलराइज्ड है, और उसकी वजह यह है कि अमेरिका ने एक सोशल एक्सपेरिमेंट के तौर पे जिस तरह से 20वीं सदी में अमेरिका आगे बढ़ा है, कि पहले सिविल राइट मूवमेंट थी, तो जो स्याफाम अमरीकी थे उनको उनके राइट मिले, इमिग्रेंट्स को बहुत बेहतर राइट्स मिले, फिर फेमिनिस्ट मूवमेंट थी, औरतों का एक उनकी पोजीशन बहुत पहले से मुस्तहकम हुई, और माइनॉरिटीज की हुई, फिर गे लेस्बियन मूवमेंट थी, चर्च से लोग बहुत दूर मूव कर गए। अमेरिका के जो कोस्टल टाउन है वहाँ पे लोग जो है धैर्य हैं, मजहब में बिलीव नहीं करते। जो सेंट्रल यूनाइटेड स्टेट्स है उसमें लोग मजहब में बिलीव करते हैं, रंग में बिलीव करते हैं, वो समझते हैं कि अमेरिका क्रिश्चियन है, अमेरिका सफेद फॉर्म है, ब्लू आइड है, ब्लॉन्ड हेयर है, ये सब कुछ है। तो अमेरिका अब बड़ा डिवाइडेड है, और जो बाइडन है उनके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि इसीलिए वो बार बार यूनिटी 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 कह रहे हैं कि उनको इस बटे हुए, कटे हुए, डिवाइडेड अमेरिका में, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने जाते जाते भी अंदाजन 74 मिलियन वोट उन्होंने लिया है, बाइडन को उनसे सिर्फ 1.5-2 मिलियन वोट ही ज्यादा मिले हैं। तो इस अमेरिका को, जहां जाने वाले प्रेसिडेंट ने उनको व्हाइट हाउस में वेलकम भी नहीं किया, उनको अप्रिशिएट भी नहीं किया, उनको पावर उनका हैंड ओवर भी नहीं की जो तरीका था, तो जो बाइडन का डोमेस्टिक चैलेंज जो है वो बहुत ही ज्यादा शदीद है, और बहुत ज्यादा उनके पास स्पेस भी नहीं है। चीन में फॉर इंस्टेंस एक जगह जहां वो बिल्कुल भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकेंगे, वो हो सकता है उस तरह से चीखें ना मारें चीन के खिलाफ और उतना रेट्रिक यूज ना करें, लेकिन चीन के ऊपर भी अमेरिका के अंदर एक बाईपार्टिसन कंसेंसस है कि चीन हमारा दुश्मन है। तो ये टेंशन चीन के साथ बाइडन के दौर में भी जारी रहेगी। ठीक है। एजाज अमान साहब, अमरीकी मुआशरे के अंदर जो तकसीम हमें नजर आई, जिसकी तरफ आप दोनों ने इशारा भी किया, बहुत बड़ा चैलेंज है, क्या उसको मुत्तहिद किया जा सकता है? मगर जिस किस्म की टीम का इंतखाब सदर जो बाइडन कर चुके हैं, उसके बाद आपको नहीं लगता कि जो तकसीम हमें अमरीका के अंदर नजर आती है वो खत्म हो जाएगी? देखिए, मैं समझता हूँ उसको ख़त्म करना उनकी मजबूरी है, एंड एज अ स्टेट दे विल नॉट फेल। दिस इज़ हाउ आई लुक एट इट। उनकी अगर ये तकसीम, बिल्कुल मोहित साहब कह रहे हैं कि ये पहले से थी और उसको उन्होंने कैश किया, लेकिन हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट बुश के दौर में और फिर प्रेसिडेंट ओबामा के 8 साल दौर में ये इतनी प्रोनाउंस नहीं थी। वो अपने अमेरिका होने पर हर आदमी फख्र करता था, एंड टाइम एंड अगेन वो एक ही बात कहते थे कि ट्रस्ट इन अमेरिका एंड अमेरिका इज आवर प्रायोरिटी एंड वी आर प्राउड अमेरिकन। लेकिन अब जब ये तकसीम हमने देखी, जिस तरीके से ये 4 साल गुजरे, मीडिया ने बिलखुसूस एक बड़ी परसेप्शन बिल्ड की, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मीडिया का एक बड़ा भरपूर किरदार रहा है, और जो जिस तरीके से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकन के आगे और दुनिया के आगे प्रेजेंट किया गया, वो भी एक फैक्टर है। लेकिन उनकी अपनी पॉलिसीज भी कुछ इस तरह की रही, क्योंकि उन्होंने एक तरफ तो पेंटागन को और एस्टेब्लिशमेंट को अपने से बड़ा पीछे हटा के रखा और बड़ी सख्त तनकीद की। एक दफा तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आप लोग अगर कॉम्पिटेंट जनरल्स होते तो 19 बरस में अफगानिस्तान में आप लोग कुछ अचीव कर चुके होते। तो ये एमलेस वॉर्स हैं, यूजलेस वॉर्स हैं, इनसे मैं आपको निकालूंगा। तो उनका ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट ये था कि वो अपनी एक सोच रखते थे, और ही वॉज अ डूअर, जो करना था वो कर गुजरते थे। अब उसके नताइज क्या निकले, मैक्सिकन वॉल को ले लें, या ये जो फोर्सेस के विड्रॉल का उन्होंने प्लान दिया था, वो बिल आखिर उन्होंने उस पर अमल दरामद किया, और अपने 4 साल दौर में किसी नई जंग का आगाज नहीं किया। तो इन सारी चीजों को देखते हुए अब जो बाइडन अपनी यकीनन मुत्तहिद कर लेंगे कौम को, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, जिसके लिए मैंने ओपनिंग सेंटेंस में कहा था कि उनका फोकस रहेगा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर, अपनी इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग के ऊपर,
और इंटरनल हार्मनी जो है उसको क्रिएट करने में वो फोकस्ड रहेंगे। उसके साथ साथ उन्होंने साउथ एशियन पॉलिसी भी देनी है। उन्होंने जो उनके पैसिफिक इंडो पैसिफिक कमांड है उसको भी वो स्पेल आउट करेंगे कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, चाइना से किस तरीके से डील करना है और उनके बढ़ते हुए इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को अगर काउंटर नहीं करना, चेक नहीं करना, तो अपना काउंटर प्लान तो उन्होंने उसके मुकाबले में देना है, तो वो भी वो जरूर देंगे यकीनन। थोड़ा डिलेड हो सकता है और वही एक चीज होगी जो हमारे रीजन को, बिलखुसूस इंडिया, पाकिस्तान, चाइना के रिलेशन को, रशिया, सेंट्रल एशिया और जो चाइना का प्रोग्रेस है टुवर्ड अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, यूरेशिया, मिडिल ईस्ट और रशिया का इस प्रोजेक्ट में आ जाना, इन सारी चीजों के बारे में वो अपना एक प्लान अनफोल्ड करेंगे और वो डिटरमिन करेगा हमारे कोर्स ऑफ एक्शन। चलिए इंडिया और पाकिस्तान की भी बात करते हैं। मोहित पिरज़ादा साहब, एजाज जमान साहब ने जिस तरह से अफगानिस्तान की बात की, यकीनी तौर पे अफगानिस्तान का जो मसला है उसमें अफगान हुकूमत और तालिबान बड़े फरीक है, मगर सबसे इंपॉर्टेंट जिस फरीक को समझा जाता है वो यकीनी तौर पर अमरीका है। जो बाइडन ने आते 15 ऐसे अहकामात थे जो कि मनसूख किए डोनाल्ड ट्रंप के, मगर अगर अफगानिस्तान के मसले पर एक संगीन सवाल ये है कि अगर ट्रंप की बाक़ियात समझकर उन्होंने इस मसले पर गैर संजीदगी दिखाई तो उसके क्या असरात हो सकते हैं? देखिए, जो बाइडन बुनियादी तौर पर एक इंस्टीट्यूशनल कैरेक्टर है अमेरिकी सियासत के। इस वक्त उनकी उम्र 78 बरस है। इतनी मोमर और इतनी बड़ी उम्र का किसी शख्स ने इससे पहले प्रेसिडेंसी अमेरिका में संभाली नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप 4 बरस प्रेसिडेंसी करके 74 बरस के हुए हैं, ये प्रेसिडेंट होते हुए 78 बरस के। अब जब आपकी इतनी उम्र होती है और सारी उम्र आपने एक इंस्टीट्यूशनल कैरेक्टर की हैसियत से गुजार दी है, कांग्रेस में, सेनेट में, वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से, तो आप कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट किस्म के इनिशिएटिव नहीं ले सकते। आप वही करेंगे जो वॉशिंगटन की ब्यूरोक्रेसीज, लॉबीज, पेंटागन, इंटेलिजेंस कम्युनिटी जो है उनको रिकमेंड करेगी। यानी डोनाल्ड ट्रंप तो एक अनटेस्टेड कैरेक्टर थे जो ना कभी कांग्रेसमैन रहे, ना सेनेटर थे, ना गवर्नर रहे, वो बाहर से आए, उनके एस्टैब्लिशमेंट से कोई ताल्लुकात नहीं थे और वो मनमानी करते थे और अपनी डायरेक्शन जो है हर चीज में सेट करते थे, जैसे जनरल साहब ने भी पॉइंट आउट किया। बाइडन बड़े प्रेडिक्टेबल किस्म के प्रेसिडेंट होंगे जो उनकी एस्टैब्लिशमेंट, इंटेलिजेंस कम्युनिटी, थिंक टैंक कम्युनिटी और वॉशिंगटन की जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, जो उसकी ब्यूरोक्रेसीज हैं, वो जिस तरह से उनके सामने सोल्यूशंस को प्रेजेंट करेंगे वो बाय एंड लार्ज उसी तरह से चलेंगे। वो अफगानिस्तान में भी एकदम नहीं निकल सकेंगे जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप निकलना चाहते थे, और वो चीन के साथ भी जो है उसी तरह से चलेंगे जैसे कि अमेरिकन ब्यूरोक्रेसी और एस्टैब्लिशमेंट चाहती होगी। तो बाइडन कोई सरप्राइज किस्म के प्रेसिडेंट नहीं होंगे। डोनाल्ड ट्रंप एक सरप्राइजिंग कैरेक्टर थे। वो मैक्सिको हो या कनाडा, यूरोप हो या हिंदुस्तान या फिर ब्राजील से डील करना हो, वो हर जगह एक मुख्तलिफ सोच रखते थे। बाइडन की हर जगह ही सोच जो है वो बड़ी प्रेडिक्टेबल होती। ठीक है, एजाज जमान साहब, आपने पाक भारत के मुतालिक बात की थी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो असल मसला और असल वजह समझी जाती है वो मसला कश्मीर से मुतालिक है। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज़ के ऊपर सामने आके फ्रंट फुट पे ये भी कहा था कि वो आर्बिट्रेशन के लिए भी तैयार हैं, वो कश्मीर के मसले को हल करवा सकते हैं, वो बैठने के लिए तैयार हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली ये तमाम चीज़ें इस तरह से नहीं हो सकी। जो बाइडन की अपनी टीम के अंदर 2 कश्मीरी नजात खवातीन मौजूद है जो उनकी टीम का हिस्सा है, आपको लगता है कि वो कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये जो मसला है उसको हल करने की कोशिश करेंगे, कोई संजीदगी दिखाएंगे? थैंक यू। देखिए, उसमें 2 चीजें देखने वाली हैं। कश्मीर के मसले की सलूशन बिल्कुल भी उनके पास हतमी तौर पे नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में एक मजबूत हुकूमत है जिसको बड़ी भारी सपोर्ट अक्सरियत हासिल है, और वो इतनी बड़ी डेमोक्रेसी होने से इंडिपेंडेंट सोलो फ्लाइट नरेंद्र मोदी नहीं कर सकते। वो अपनी पूरी कैबिनेट को साथ लेके चलेंगे। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को भी उनके साथ जलसा भी किया और सब कुछ बात की, लेकिन 2 टोक अल्फाज में उन्होंने ये कह दिया था कि हम किसी किस्म की सालिसी आपसे न चाहते हैं, ना हम किसी सालिस को तस्लीम करेंगे। तो यहाँ तक उन्होंने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को भी कह दिया था। लेकिन एक चीज जो सबसे बड़ी है, प्रेसिडेंट बाइडन हमेशा से ह्यूमन राइट्स वायलेशन के खिलाफ दाई रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं होने, और उन्होंने उसके खिलाफ हमेशा आवाज उठाई। अब भी वो चाइना के अंदर 2 इश्यूज पे बात कर चुके हैं, यमन की बात कर चुके हैं, फिर उन्होंने जो खशोगी का मर्डर था उस पर बड़े 2 टोक अल्फाज में उसका मौका भी उन्होंने दिया था। अब अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशन पे वो बात करते हैं तो उनका टेस्ट ऑफ कैरेक्टर एंड स्टेट्समैनशिप ये है
कि क्या उन्हें कश्मीर के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन नजर आती हैं और वो जुर्रत कर पाते हैं कि उस पर वो बात करें। लेकिन मोईद साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के आदमी होंगे, वो सिस्टम के आदमी होंगे, कोई इंडिपेंडेंट ऐसी डायरेक्शन नहीं लेंगे जो उनकी एस्टेब्लिशमेंट जिस पे एडवाइस नहीं करेगी। लेकिन एक चीज सबसे अहम जो है वो ये है कि पाकिस्तान और अमेरिका दोनों अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स का इंतखाब कर चुके हैं, जो नेक्स्ट दोनों कंट्रीज की डायरेक्शन को बड़ा अंडरलाइन कर देता है। पाकिस्तान अपने स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन और मुआशी तरक्की के लिए और अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए चाइना का इंतखाब कर चुका है, ठीक है, और इसी तरह हिंदुस्तान का इंतखाब अमेरिका ने कर लिया है। अब जो चाइना और यूएस की राइवलरी है, इन दोनों में ये की कैरेक्टर्स हैं इस पूरे रीजन में। पाकिस्तान उनको अल्टरनेट स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन मुहैया करता है चाइना को, एज कंपेयर टू साउथ चाइना सी एंड स्ट्रेट ऑफ मलाका एंड अगेंस्ट क्वाड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और इंडिया के खिलाफ जो उनके साउथ चाइना सी में खतरात हैं उनको वार्ड ऑफ करने के लिए एक अल्टरनेट डायरेक्शन, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, गवादर और इंडियन ओशियन में अप्रोच जो है वो पाकिस्तान ने उन्हें मुहैया कर दी है। यही डायरेक्शन उन्हें लेकर जाती है अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, यूरेशिया, ईरान और मिडल ईस्ट की तरफ। अब इस डायरेक्शन को, ये स्ट्रेटेजिक मजबूरी थी चाइना की, हमने उनके साथ ताउन किया और एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारी बिल्ड हो चुकी है जिससे पाकिस्तान ना वापस हट सकता है ना हमें हटना चाहिए। इसी तरह हिंदुस्तान ने नॉन अलाइंड स्टेटस को छोड़ के अब पहली दफा वो अमेरिका के नजदीक गए हैं, लेकिन क्या वो S-400 की डील कैंसिल कर सकते हैं? क्या वो रशिया, जो आज भी उनकी आर्मी का बल्क आर्म्ड फोर्सेस का 75% रशियन इक्विपमेंट पे है, क्या वो उसको छोड़ सकते हैं? क्या वो ईरान के साथ अपने ताल्लुकात खत्म करके? मैं यही सवाल लेके मोईद पीरजादा साहब की तरफ जा रही हूँ। मैं मुझे ये सवाल मोईद साहब से करना है। मोईद साहब, आपने एजाज साहब की गुफ्तगू सुनी है, जितनी भी चीज़ें उन्होंने बयान की हैं पाकिस्तान, भारत और अमेरिका के साथ ताल्लुकात के हवाले से, दो सवाल हैं, ताल्लुकात या झुकाव किसकी तरफ होगा, पाकिस्तान या भारत की तरफ? और दूसरा सवाल ईरान से मुताल्लिक है। इस पे कहा तो गया था जो बाइडन की तरफ से ताल्लुकात बहाल होंगे, दोबारा से इत्तेहाद बनेंगे। उनसे जब सवाल किया गया कि ईरान और अमेरिका के माबैन जो जौहरी मुआहिदा था, क्या उसकी बहाली हो सकती थी, उसके ऊपर अभी तक जो बाइडन इंतजामिया और जो बाइडन की तरफ से खामोशी क्यों है? एक एक करके हम दोनों चीजों को देख लेते हैं। जैसे कि पहले मैंने जवाब में कहा, जिससे जनरल साहब ने इत्तेफाक किया कि जो बाइडन बहुत हद तक एक इंस्टीट्यूशनल कैरेक्टर होंगे, जो अपने इंस्टीट्यूशनल के इनपुट जो होंगे, इंटेलिजेंस कम्युनिटी का, स्टेट डिपार्टमेंट का, थिंक टैंक्स का, जो ब्यूरोक्रेसी है, उसके हिसाब से चलेंगे। तो अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है वो भारत की तरफ और चीन के खिलाफ जो है वो सेट हो चुकी है। और चूंकि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक ऑप्शन चीन की तरफ है और अमेरिका और पाकिस्तान में गुज़िश्ता 20 बरस में 9/11 के बाद, बावजूद इसके कि अमेरिका की किसी ने इतनी मदद नहीं की 9/11 के बाद, और अपना इतना खून का नजराना और अपनी इतनी जानों का नजराना और अपने आप को इतनी मुश्किलात में किसी मुल्क और किसी रियासत नहीं डाला जितना पाकिस्तान ने डाला है। उसके बावजूद अमेरिका की पाकिस्तान से ड्रिफ्ट हुई और भारत की तरफ हुई। तो ये जो ट्रेंड है वो जो बाइडन के जमाने में भी जारी रहेगा, बल्कि मजीद वो बढ़ेगा। डेमोक्रेट्स जो हैं वो रिपब्लिकन के मुकाबले में ज्यादा प्रो इंडियन है। फर्क थोड़ा सा ये पड़ गया है कि जो हिंदुत्व के पर निकले हैं और जो उसकी एक शक्ल सामने आई है वो डेमोक्रेट्स के लिए खासी खौफनाक है। इसलिए डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से और बाइडन के जो मुख्तलिफ कोलीग और कैबिनेट मेंबर्स हैं उनकी तरफ से आप देखेंगे कि ह्यूमन राइट के हवाले से कुछ ना कुछ तनकीद जो है हिंदुस्तान की होती रहेगी। हिंदुस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की कोशिश करेगी कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट की वायलेशंस करवाई जाए, माइनॉरिटीज पे हमले करवाए जाएं, असैसिनेशंस करवाए जाएं, बलोच इशू को उठाया जाए, शिया इशू को उठाया जाए, कराची में इशूज को उठाया जाए, पीटीएम को उठाया जाए, ताकि अमेरिका की तवज्जो जो है वो बढ़ी रहे। तो बहरहाल झुकाव उनका हिंदुस्तान ही की तरफ रहेगा। ईरान की तरफ जहां बात है, देखिए वो जरूर चाहते थे, जो बाइडन बहुत कलीदी उनका रोल था, जो 8 साल नेगोशिएशन हुई है ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन और ईरान के दरमियान, जिसके नतीजे में JCPOA, जिसे जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कहा जाता है, उर्फ आम में उसको ईरान और यूएस न्यूक्लियर डील कहते हैं, वो उसके खालिकों में है, वो उसके बनाने वालों में है। लेकिन गुज़िश्ता 4 बरस में इसराइल ने और अरब ममालिक ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर इतनी एक नेगेटिव इन्वेस्टमेंट कर दी है ईरान के रिलेशनशिप के अंदर कि अब बाइडन के लिए उस पोजीशन पे जो आज से 4-5 साल पहले एग्जिस्ट करती थी, उस पे जाना जो है
वो मुमकिन नहीं है। वो कोशिश जरूर करेंगे कि ईरान को ब्रीदिंग स्पेस मिले, लेकिन मत भूलिए कि ये जो अब्राहमिक अकॉर्ड हुआ है गुज़िश्ता चंद हफ्तों में, जहां सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन सब इजराइल के साथ हमें मिलते नजर आते हैं, इससे बाइडेन की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। ठीक है, मेरे पास एक आखिरी मिनट है इस सेगमेंट को क्लोज करने के लिए, और आखिरी सवाल भी मोहित पीरज़ादा साहब मैं आपसे सर करना चाहती हूँ। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात किस तरह से चलेंगे, एड पर या फिर ट्रेड पर? और एड का तो चांस कोई मुझे ज्यादा नजर नहीं आता। ट्रेड भी अमेरिका की कुछ, देखिए वैसे अमेरिका पाकिस्तान के बड़े ट्रेड पार्टनर्स में है। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन जो है उन दोनों का ट्रेड पाकिस्तान के फेवर में रहता है। पाकिस्तान ने हमेशा अमेरिकन ट्रेड से फायदा उठाया। ये और बात है कि पाकिस्तान ने जिस तरह की मार्केट एक्सेस हासिल करनी चाहिए 9/11 के बाद, जब अमेरिका ने कोशिश भी की कि पाकिस्तान को मार्केट एक्सेस दे, वो मार्केट एक्सेस पाकिस्तान को प्रोवाइड नहीं कर सका। उसके रास्ते में बहुत सी लॉबीज हैं। तो ना मुझे कोई ट्रेड में बहुत इजाफा अमेरिका की हुकूमत की तरफ से होते नजर आता है। ये और बात है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट ने जिस किस्म के इकदाम उठाए हैं और पाकिस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर जिस किस्म की एफर्ट कर रहा है, उसमें ये ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान और फिर चीन के साथ जिस तरह की दूरियां हो रही हैं अमेरिकी हुकूमतों की, ये मुमकिन है कि पाकिस्तान को अमेरिका के अंदर बेहतर ट्रेड शेयर मिले टेक्सटाइल में, क्लोथिंग में और इंफॉर्मेशन ICT रिलेटेड जो IT रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उसमें ज्यादा मिल सकता है, लेकिन एड के कोई खास चांसेस मुझे नजर नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया मोहित पीरज़ादा साहब, आपके सर कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। एक ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। जनरल रिटायर्ड एजाज ऐवान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, जबकि सीनियर तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब भी एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे। सियासत की पेचीदगियों के ऊपर तफसील से बात होगी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की क्लोजिंग के वक्त मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन किया था मोहित पीरज़ादा साहब से कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात किस बुनियाद पर चलेंगे, एड या फिर ट्रेड। इस वक्त सीनियर तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। सर, आपके भी वक्त का बेहद शुक्रिया, मगर इस सवाल का जो तज्ज़िया है वो पहले मैं लूँगी एजाज ऐवान साहब की तरफ से, उसके बाद फिर मज़हर साहब की तरफ जाते हैं, इसके ऊपर कुछ ऐड ऑन करते हैं, फिर सियासत की तरफ बढ़ते हैं। जी एजाज ऐवान साहब। जी थैंक यू। देखिए, इसमें जो आपने एड और ट्रेड की बात की ना, एड का ज़माना तो इसलिए गुजर गया, जैसे मोहित ने भी कहा, कि हमें एड दोनों ही उन्हीं औकात में मिली जब या हम USSR के खिलाफ अमेरिकन एलाई थे, या अफगानिस्तान के अंदर जब USSR आया, या पोस्ट 9/11। अब वो एनवायरनमेंट सारे तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। अफगानिस्तान एक सेटलमेंट की तरफ बढ़ रहा है, अगर कुव्वतों ने चाहा कि वहाँ सेटलमेंट हो तो फिर तो एड के नहीं ट्रेड के चांसेस हैं। लेकिन इसमें 3 चीज़ें बहुत अहम हैं। पहली बात यह है कि क्या वो पाकिस्तान को इग्नोर कर कर मुकम्मल तौर पे चाइना की गोद में धकेल देंगे? ऐसा वो नहीं चाहेंगे। क्या वो ईरान से JCPOA को रिन्यू न करके मुकम्मल तौर पर चाइना, जो कि चाइना ऑलरेडी $450 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की एक प्लान बना के बैठा हुआ है ईरान में, क्या वो ईरान को मजीद इग्नोर करके चाइना के लिए ओपन कर देंगे? और चाइना एक ताकत भी है, मुआशी भी, मिलिट्री भी। क्या वो मुकम्मल तौर पे ईरान पाकिस्तान को चाइना की तरफ धकेल देंगे? ये बड़ा हार्ड चॉइस होगा, जो अमेरिका मेरे ख्याल में ऐसा नहीं करेगा, और वो इन दोनों ममालिक की कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट जारी रखेंगे थ्रू ट्रेड। और मुझे इसी से लगता है कि वो जो जौहरी मुआहिदा है उसको रिविजिट जरूर करेंगे। एक तो मुआहिदा करवाने वालों में ये शामिल थे, और अफगानिस्तान से निकलने का प्लान भी इन्हीं का था। और उन्होंने हमेशा वो जब सर्ज की बात हुई थी ओबामा दौर में, तो उन्होंने सर्ज की भी अफगानिस्तान में मुखालफत की थी। तीसरा फैक्टर है रशिया का। रशिया हमेशा से USSR की ये ख्वाहिश रही कि वो वार्म वाटर्स तक आए, और उसको रोकने के लिए सारी दुनिया प्लान बनाती थी। अब जब हम उन्हें दावत दे रहे हैं कि आप आ जाएं और गवादर में आके हमारे साथ पार्टनर्स बन जाएं, और अपने ट्रेड के लिए गवादर पोर्ट को और वार्म वाटर्स जो हैं इंडियन ओशियन के और अरेबिक ओशियन के, इनको इस्तेमाल करें, तो उनको भी अगर वो पाकिस्तान को इग्नोर करते हैं तो पाकिस्तान ऑटोमेटिकली चाइना के पास तो जा ही चुका है, रशिया के पास भी जाएगा, और रशिया के लिए भी राहें खोल देगा। और अगर ईरान में $450 बिलियन की चाइना इन्वेस्टमेंट कर देता है, तो फिर इस रीजन से अमेरिका इतना लाताल्लुक हो जाएगा
कि अकेला हिंदुस्तान ये सारा बोझ उनके लिए नहीं उठा सकता। ठीक है। तो मुझे लगता ये है कि ट्रेड बेस्ड रिलेशन एंड कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट ऑफ ईरान एंड पाकिस्तान अमेरिका की मजबूरी है और वो हमें एंगेज रखेंगे। इसमें हमें अपना होमवर्क करना है बड़े खुलूस के साथ, पाकिस्तान के मफाद को सामने रखते हुए और अमेरिका की मुखालफत की बजाय कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट हमारी तरफ से भी, उसके लिए हमें अपने होमवर्क की जरूरत है जो हमें सीरियसली बैठ के अभी तमाम पॉलिसी प्लानर्स को सोचना चाहिए। चलिए इसी से मुतालिक एक आम सवाल मजहर अब्बास साहब की तरफ में लिए चलती हूँ। मजहर साहब, इंटरनेशनल पॉलिटिकल कैनवस जो हम देख रहे हैं, जिसको हम जांच रहे हैं, आपको क्या लग रहा है जो बाइडेन इंतजामिया के लिए इंटरनेशनल कैनवस पर ही सबसे बड़ा चैलेंज क्या हो सकता है? देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें मुझे अफगानिस्तान तो जाहिर है उनको अफगानिस्तान का इशू सॉर्ट आउट करना है, लेकिन ये जो मिडल ईस्ट की इंगेजमेंट है ये मेरे लिहाज से बहुत ही हमारे लिए देखने की चीज़ है, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल का असर और रसूख बढ़ रहा है मिडल ईस्ट में और अरब कंट्रीज भी उनके करीब जा रही हैं, ये हमारे लिए बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन है, क्योंकि बज़ाहिर लगता है कि इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान टारगेट है उनका, और इस ऐसी सिचुएशन में हमारी पोजीशन क्या होगी ये सबसे अहम सवाल है और हमारे लिए जाहिर एक डिफिकल्ट सिचुएशन है। इससे पहले भी हमने देखा था कि सऊदी अरब के साथ हमारे ताल्लुकात में जो थोड़ा सा तनाव आया था और कशीदगी हुई थी वो भी हमें नजर आई थी, लेकिन ये जो डेवलपमेंट हुई है पिछले चंद महीने में ट्रंप के मेरा ख्याल है आखिरी क्वार्टर में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं ये बड़ी सिग्निफिकेंट है। क्या बाइडेन इससे मुकम्मल तौर पे पीछे हटेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि इजराइल के हवाले से उनकी पॉलिसी में, अमेरिकन पॉलिसी में कोई तब्दीली आएगी, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि ईरान पे वो जो दबाव है वो अपनी जगह वो बरकरार रखेंगे। अफगानिस्तान इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए इसलिए कि जाहिर है अफगानिस्तान में इंडियन इन्फ्लुएंस को हमें रोकना है, हमें अमेरिका और तालिबान के मुज़ाकरात को कामयाब होते हुए देखना है और एक बेहतर जब अमेरिकन एग्जिट वहां से हो तो ये ना हो जो हमने पहले माजी में देखा कि सिविल वॉर हो गई। उसके इम्कानात अब तो कम है, लेकिन तालिबान और दाइश का जो वहाँ फैक्टर है वो बहुत खतरनाक है हमारे लिए। तो मेरा ख्याल है हमारी जो मुकम्मल तौर पे एंगेजमेंट है वो दो सेक्टर्स में बहुत इंपॉर्टेंट, दो फैक्टर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये कि अफगानिस्तान में पॉलिटिकल सेटलमेंट हो, अफगानिस्तान में पीस आए, यहाँ से अफगान रेफ्यूजीज वापस जाएं ताकि हमारी भी सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर हो और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अफगानिस्तान में पाकिस्तान के लिए बड़ी एसेंशियल है। दूसरा, हमें हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अमेरिकन अगर जो बाइडेन की पॉलिसी वही रहती है जो ट्रंप की पॉलिसी थी मिडल ईस्ट की, तो मेरे ख्याल लिए हमारे लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है। हमें इसमें बहुत संजीदगी से देखना पड़ेगा कि हम किस हद तक मिडल ईस्ट में अपना रोल प्ले कर सकते हैं और किस हद तक अरब कंट्रीज को ये कन्विंस कर सकते हैं कि इजराइल को इतने करीब आने देना जो है ये मेरा ख्याल है पूरी इस्लामी उम्मा के लिए बड़ी खतरनाक सिचुएशन बन सकती है। ठीक है, ठीक है। पॉलिटिकल आपने स्टेबिलिटी की बात की है मज़हर साहब, पहला पॉलिटिकल जो क्वेश्चन है सियासत से मुतालिक, मुल्क की सियासत से, वो भी आप ही से करती हूँ। ब्रॉडशीट का मामला क्या था, ये चीज़ें बहुत हद तक वाजे हो चुकी हैं, मगर एक नया पेंडोरा बॉक्स जो खुला है वो जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद साहब की एज सरबराह के तैनाती से मुतालिक उठ चुका हुआ है। शेख रशीद साहब मुल्क के वज़ीर दाखिला ये कहते हैं चूंकि उन्होंने वॉल्यूम 10 पढ़ा है जिसे पब्लिक नहीं किया गया था, ऑपोजिशन के पैरों के नीचे से ज़मीन निकलने की वजह यह है कि आप समझते हैं कि खान साहब ने जानिबदारी का मुजाहिरा किया है जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अजमत सईद साहब को खुद ही ये नहीं लेनी चाहिए पोजीशन। उसकी वजह यह है कि जो इस वक्त पूरी ब्रॉडशीट में अगर एक कोई मेन सस्पेक्ट नजर आ रहा है तो वो नैब नजर आ रहा है। तो नैब में क्योंकि वो रहे हैं उस पीरियड में, इसलिए उन्हें वो खुद ही एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए और सबसे बेहतर गवर्नमेंट के पास ऑप्शन ये है कि अगर गवर्नमेंट वाकई इसमें एक ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी करना चाहती है तो गवर्नमेंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिख दे, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस पर किसी भी सर्विंग जज को या रिटायर्ड जज को अपॉइंट करें और उसमें उनको इख्तियार दें कि वो कमीशन या पूरा कमीशन भी सुप्रीम कोर्ट बना सकती है। उसमें क्रेडिबिलिटी ज्यादा आएगी, उसमें क्रेडिबिलिटी का फैक्टर ज्यादा बढ़ेगा। देखिए, जस्टिस अजमत सईद जाहिर है एक रिस्पेक्टेड जज जरूर हैं, लेकिन
उनका एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत नजर आ रहा है। वो तो उनसे तो वो कमीशन बुला के पूछ सकता है, क्योंकि वो उस पीरियड में उधर डिप्टी प्रोसिक्यूटर थे, और जाहिर है उस वक्त जनरल मुशर्रफ और जो भी नैब के चेयरमैन थे उनकी गाइडेंस में वो काम कर रहे थे। तो इसलिए उनका इस इंक्वायरी को हेड करना मेरा नहीं ख्याल है। मुझे अभी तक ये नहीं पता कि गवर्नमेंट ने उनसे कंसर्न ली है या नहीं ली है, लेकिन अगर कंसर्न ली भी है तब भी उन्हें माजरत कर लेनी चाहिए। ज्यादा बेहतर यही होगा, और गवर्नमेंट को भी इसको कोई नाक का मसला नहीं बनाना चाहिए। अगर वाकई वजीर आजम चाहते हैं कि इसकी आजादाना गैर जानिबदाराना तहकीकात हो, तो सबसे बेहतर ऑप्शन मेरी नजर में यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखें वजीर आजम, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसमें इंक्वायरी जो बैठाएं, इंक्वायरी करवाएं, चाहे सर्विंग जज के अंडर करवाएं या किसी रिटायर्ड जज के अंडर करवाएं। वो मेरा ख्याल है ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वरना आप कोई भी इंक्वायरी कर लेंगे तो वो तो चीजें अपनी जगह रहेंगी कि कोई उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसमें कंट्रोवर्सी ऑलरेडी बन गई है, और जिस इंक्वायरी के शुरू में ही कंट्रोवर्सी बन जाए उसमें मेरा ख्याल है फिर गवर्नमेंट को इस पोजीशन को थोड़ा सा रिव्यू करना चाहिए, इसे नाक का मसला नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त आपने पॉइंट ये रेज किया है मजहर साहब। लेकिन एजाज ईमान साहब, हुकूमती बेंचेस से तो ये आवाजें आ रही हैं कि अपोजिशन ने अब इस मामले को अपनी अनाक का मसला बना लिया, अपनी मर्जी के जज को तैनात कराना चाहते हैं। शेख साहब ने तो बाकायदा तौर पर मलिक क़य्यूम का नाम भी लिया है कि शायद इनको इस किस्म के जज का इंतजार है, इसीलिए जस्टिस साहब के ऊपर इतनी उंगलियां उठाई जा रही हैं। देखिए, ये सियासी गोलाबारी तो होती रहती है, लफ्जी गोलाबारी दोनों तरफ से है, ये करते रहते हैं। लेकिन जो बात मजर ने की है, बड़ी अच्छी बात है। दो चीजें हैं। पहली बात, नैब बनाने वाले प्रेसिडेंट मुशर्रफ और NRO देने वाले प्रेसिडेंट मुशर्रफ, ब्रॉडशीट के साथ वायदा करने वाले उस वक्त का नैब। तो अगर इन सब लोगों ने किया है तो हम PTI को तो किसी तरीके से मोरद इल्जाम नहीं ठहरा सकते, जो मेरी जाती राय है। अब अगर उन पर फाइन बढ़ रहा था और मजीद इकोनॉमिक बर्डन $5,000 पर डे के हिसाब से अगर बढ़ रहा था, तो इंटेलिजेंटली उसको हैंडल करना एज अ क्राइसिस एक जरूरी था, जिसको उन्होंने अपनी समझ के मुताबिक हल किया। लेकिन बेस्ट वे फॉरवर्ड यही है कि पहली बात है, जो अक्यूज्ड है या जो अफेक्टेड पार्टी है या जिनको रिलीफ मिला है या जिनकी प्रॉपर्टीज अनर्थ होनी थी, उनसे तो मशावरत की जरूरत नहीं है। यकीनन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक फॉर्मल जुडिशियल कमीशन बनाने के लिए या जुडिशरी के ऑर्डर्स के तहत एक JIT बनाने के लिए रिक्वेस्ट कर दी जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या सुप्रीम कोर्ट एक कमीशन बना दे, ताकि किसी को एतराज भी ना हो, और वो एक बनाकर सब चीजों को सामने आना जरूरी है, क्योंकि मुल्क की मईशत के साथ और एहतसाब की शक्ल में बहुत खिलवाड़ हो चुका है। अब इसको किसी हतमी नतीजे की तरफ जाना चाहिए। ठीक है मज़हर साहब, ब्रॉडशीट केस का अंजाम क्या होगा? क्योंकि जब भी हम कमीशन की बात करते हैं, आपको यकीनी तौर पे याद होगा कि 2018 में तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत आई तो महमूद कुरैशी साहब ने वालिहाना तौर पे ये कहा था कि पाकिस्तान कमीशंस का कब्रिस्तान है, यहाँ पे कोई नतीजा नहीं निकलता। इसका नतीजा कुछ निकलेगा, कोई अंजाम होगा इसका? देखिए, मेरा ख्याल है सबसे अच्छी जो पाकिस्तान में अगर कोई एहतसाब का एक ब्रीफ पीरियड रहा है तो वो मोइन कुरैशी का पीरियड रहा है, और उसके अंदर क्योंकि बहुत से चीजें सामने आ गई थी। तो जनरल मुशर्रफ का प्रॉब्लम क्या था? जो नैब जिस वक्त बनाई गई थी, जिस वक्त उसका पर्पज ये था कि जी अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी। जब ये अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी की गई तो उसके नतीजे में जो है वो बहुत से जगहों पे हाथ मारे गए। लेकिन फिर जब आपकी पॉलिटिकल एम्बिशंस आ जाएं और आप ये सोचने लगे कि जी मुझे अब इख्तिदार को तूल देना है, तो फिर आप वही करते हैं जो जनरल ज़ियाउल हक ने किया, आप वही करते हैं जो जनरल मुशर्रफ ने किया, कि उन्होंने फिर उसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल करना पड़ा। और उसमें सबसे पहले जिस पे एतराज हुआ जनरल अमजद को, जो पहले चेयरमैन थे, जब उन्होंने चौधरीज के मामले पे और एक मीडिया मालिक जिनको गिरफ्तार किया गया था उनके मामले में वो कॉम्प्रोमाइज हुए, तो उस वक्त जनरल अमजद छोड़ के चले गए। अब ये ब्रॉडशीट का आइडिया जो कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, जो पता चली हैं, वो ये कि इस आइडिया को फ्लोट किसने किया था? वो फ्लोट किया था उस वक्त शरीफुद्दीन पीरजादा साहब ने, मरहूम ने। और जाहिर है शरीफुद्दीन पीरजादा साहब के बारे में जुडिशरी के अंदर और वकला के अंदर जो राय पाई जाती है, और इवन पॉलिटिकल एनालिस्ट या सियासतदानों में, वो हम सब जानते हैं। उसके बाद भी जो है वो चीजें
और यही इसका सबसे अहम नुक्ता है। और वो नुक्ता यही है कि ब्रॉडशीट के साथ ब्रॉडशीट की क्या रेपुटेशन थी जिस वक्त उसको हायर किया गया, और फिर जब क्लोज किया गया तो उसके क्या मकासद थे। ठीक, ये सबसे अहम फैक्टर है कि वो किस वजह से उसको टास्क दिया गया और उसकी परफॉर्मेंस क्या रही और किस वजह से खत्म कर दिया गया। तो उसमें जो उसके जनरल अमजद समेत जो 3-4 नैब के चेयरमैन हैं, दे शुड बी मेड अकाउंटेबल। अकाउंटेबल से मुराद ये नहीं कि उन पे कोई इल्जाम लगा रहा है, लेकिन एटलीस्ट उनके दौर में, पीरियड में ये सब कुछ हुआ। और हमने देखा 2002 में क्या है। और इमरान खान जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, वो उनको सबसे ज्यादा जो धचका लगा था जी, वो धचका लगा ही इस बात पे था जब वो 2002 में जनरल मुशर्रफ से मुलाकात करने गए, तो उस वक्त उन्होंने वहां चौधरियों को बैठे देखा। और जिस वक्त उन्होंने, क्योंकि उस वक्त इमरान खान का चौधरीज के बारे में व्यू इससे बिल्कुल मुख्तलिफ था जो आज उनका व्यू है, ऐसा ही है। और उन्होंने उसके बाद वो वहां से, वो दिन था जब इमरान खान ने ये फैसला किया कि अब जनरल मुशर्रफ का साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनके बकौल जनरल मुशर्रफ भी वैसे ही निकले जैसे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोग हैं। और वहां से नैब जो है वो कंट्रोवर्शियल होनी शुरू हुई। उसके बाद हमने देखा कि नैब को इस्तेमाल किया गया पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। और उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि नैब का चेयरमैन जो है, उनके पास अनप्रेसिडेंटेड पावर्स हैं। यानी पाकिस्तान का कोई इदारा ऐसा नहीं है कि जहां ग्रेड 17 से ग्रेड 21 तक जो है वो आप डायरेक्ट भर्ती कर सकें। नैब इज द ओनली इंस्टीट्यूशन कि जहां आप ग्रेड 21 की भी भर्ती चेयरमैन डायरेक्टली कर सकता है। यहाँ कल मैंने डॉक्टर इशरत हुसैन से ये बात पूछी, कि आपने सिविल सर्विस रिफॉर्म्स की हैं, उसमें नैब में जब आप ये कह रहे हैं कि प्रमोशन जो है वो सिर्फ सीनियरिटी की बुनियाद, तो यहाँ नैब क्यों नहीं आ रही? तो उन्होंने कहा नैब को हम नहीं टच कर सकते। अच्छा, इसलिए अब आप ये तस्वुर करें कि पाकिस्तान का एक इदारा ऐसा है कि जहां ग्रेड 21 के अफसर, किसी भी आदमी को आप ग्रेड 21 में डायरेक्टली अपॉइंट कर सकते हैं। नैब को अगर आपने रिफॉर्म करना है तो नैब में जितनी भर्तियां हुई हैं पिछले 20 साल में, उसकी इंक्वायरी करें, किसके कहने पर भर्तियां हुई हैं। जिस तरीके से चेयरमैन नैब को, जब तक आप डेलीगेशन ऑफ पावर नहीं करेंगे नैब के अंदर कभी भी आपको नताइज अच्छे नहीं मिलेंगे। सिर्फ वही नताइज मिलेंगे जो उस वक्त की गवर्नमेंट ऑफ द डे को सूट करते हैं। लेकिन मज़हर साहब, ये जो नैब से मुतालिक आप बात कर चुके हैं, इसका तो कई दफ़ा लिया कि भी हमें फोरम पे ये बातें सुनने को मिल रही हैं नैब से मुतालिक। और जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बात की है जाज़ेमान साहब, आपको नहीं लगता ख्वाजा आसिफ साहब के केस के हवाले से ऐसा ही तासुर नजर आना शुरू हो चुका है? क्योंकि उन्होंने फिर से रिमांड मांगा, नैब ने, अदालत ने नहीं दिया, उन्हें अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया। आपको लग रहा है कि वाकई नैब की तरफ से इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं? देखिए, नैब का जो साख्त और स्ट्रक्चर है जिसको अभी मदर पॉइंट आउट कर रहे हैं, यकीनन इसमें रिफॉर्म्स और बेहतरी की जरूरत है। जो भर्तियों की ये बात कर रहे हैं, लेकिन ये किसने करनी है? इनको अपॉइंट किया पार्टी ने और लीडर ऑफ अपोजिशन ने मिलके, और वो उसमें पीटीआई का कोई अमल दखल नहीं था। अब ये जो उनको इख्तियारात दिए गए, अगर प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने गलती की थी तो पीपल्स पार्टी और नून के पास एक बहुत अच्छा मौका था, 5-5 साल के 2 दौर हैं, केस को रिफॉर्म कर देते। उनके पास मेजॉरिटी भी थी, इत्तेफाक भी था आपस में, और पार्लियामेंट फंक्शनल भी थी, तो वो कर लेते। उन्होंने भी नहीं किया, क्योंकि एक दूसरे के खिलाफ वो इस्तेमाल करना चाहते थे। यस, जो जिनके ये बात कर रहे हैं कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, परफॉर्मेंस वाइज, यस, उन्होंने छोटी मछलियां तो बहुत पकड़ी। और 700 अरब की जो हम बात करते हैं, इसमें वॉलंटरी रिटर्न और प्ली बारगेन और छोटी मछलियों का शिकार तो है। लेकिन आज तक मुल्क में जो एक चीज मुझे नजर आई एज ए इंडिविजुअल, वो ये है कि बड़ी मछली का शिकार या वो केसेस जिन्होंने पूरी कौम को साइकोलॉजिकल गिरफ्त में लिया हुआ है, उनको प्रायोरिटाइज करके वो उसका फैसला नहीं कर सके। क्या वजह है उसको देखने की बात है, जो उसमें प्रोब करने से पता चलेगा। दूसरा, जब ये नैब मुशर्रफ के दिनों में थी और बाद में पीपल्स पार्टी का दौर आया, तो एक ऑर्डर के तहत उन्होंने इसके 26 प्रोसिक्यूटर पहले वाले घर भेज के अपनी मर्जी के प्रोसिक्यूटर लगाए। और फिर आपने देखा कि वन आफ्टर द अदर पीपल्स पार्टी को तमाम केसेस में रिलीफ मिलना शुरू हो गई और वो लेके चले गए रिलीफ।
तो इस अदारे को पर्सनल गेन के लिए और विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल तो सब ने ही किया है। इसमें रिफॉर्म की भी जरूरत है। और अब ये जो ब्रॉडशीट का केस है, इसके प्रोब के लिए बेहतर है यस जो फॉर्मर चेयरमैन है उनको इंटीग्रेट किया जाए। अकाउंटेबल का लफ्ज मेरे ख्याल में वो जल्दी में कह गए मदर भाई। बात यह है कि जनरल अमजद जहां तक है, मैंने उनके साथ सर्व किया है और पाकिस्तान आर्मी उनको जानती है कि अपने कैरेक्टर और इंटेग्रिटी की वो एक मिसाल है। जनरल सैयद अमजद बहुत ही फाइन इंसान, बहुत ऑनेस्ट आदमी और इंतहाई मेहनती शख्स, और उन्होंने जब कुछ गलती देखी तो वो खुद ही इससे अलग हो गए। उनको भी यस उनको इंटीग्रेट करें इस सारे प्रोसेस को अनर्थ करने के लिए और इसको रीऑर्गेनाइज करने की भी जरूरत है, क्योंकि ये मुल्क में एक बिल्कुल ऐसा डिबेट बन गया। चोर तो उसको कहेंगे ही गलत अदारा, जिनका एहतसाब होगा वो तो एहतसाब पे एतराज करेंगे ही। हमने अदालतों तक को हमले भी किए सुप्रीम कोर्ट पे और उनको कैंगरू कोर्ट्स भी कहा और हर तरह के नाम हमने अपनी आला अदलिया के भी रखे, क्योंकि मुजरिम तो हमेशा नहीं चाहता कि उसका एहतसाब हो, लेकिन मुल्क ने ऐसे अदारे बनाने हैं और अदारों को चलाना भी जरूरी है। बिल्कुल दुरुस्त। मदद साहब, एजाज एवान साहब ने जो बातें की हैं उस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है लास्टली? देखिए उसने असल चीज जो एजाज एवान साहब ने जनरल अमजद के हवाले से बात की वो 110% में एग्री करता हूँ, और मैं खुद जाती तौर पे उनको जानता हूँ जनरल अमजद को। मैं बात ये नहीं कर रहा था, बात ये कर रहा था कि आप इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट अबरुज़मा चौधरी को बुरा भला कहती है जी। उस वक्त उससे पहले चेयरमैन को मुनीर हफीज के बारे में बहुत से लोग यही ख्याल करते थे। ये अल्टीमेटली कहीं तो गड़बड़ हुई है, ऐसा तो नहीं है। ये आखिर या तो ब्रॉडशीट जो है उस पे सवालात उठने चाहिए, वो क्या थी, या ये कि कहीं ना कहीं अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं होता तो आप मुझे बताएं कि एकदम सियासतदान जिन पे इल्जामात लगते थे वो ड्राई क्लीन कैसे हो जाते हैं? चलिए, वो कैसे उनके ऊपर से इल्जामात यकायक यानी कि कहा जा सकता है मज़हर साहब कि कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ बनती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर आपने कीमती वक्त दिया। एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। जनरल रिटायर्ड एजाज एवान साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे, पाकिस्तान के मजबूत दिफा की बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान के मजबूत दिफा की बात करेंगे। जनरल रिटायर्ड एजाज एवान साहब हमारे साथ मौजूद है। सर मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान की तरफ से, हमारी अफवाज की तरफ से शाहीन 3 का जो कामयाब तजुर्बा किया गया है, क्या समझते हैं हमारे दिफा में कितनी बड़ा इजाफा है, कितनी बड़ी मजबूती से कंसिडर किया जा सकता है? थैंक यू। देखिए ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिसकी वजह से हमारे साइंसदान और जो भी लोग इसमें इंजीनियर्स मतलब काम करते रहे हैं वो सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। उसकी वजह ये है कि ये जो हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी है ये हमारी डिफेंस का और जो ऑफेंस की सलाहियत है उसमें फोर्स मल्टीप्लायर है। अब इसमें 4 चीज़ें हैं जिनमें मुसलसल इम्प्रूवमेंट हम करते रहते हैं। ये उसका एक प्रोसेस है, इन्हें हम सिस्टमिक इम्प्रूवमेंट कहते हैं। एक होता है लॉन्चिंग एंड गाइडेंस सिस्टम का, दूसरा होता है रेंज का, फिर होता है पेलोड की वैरायटी और एक्यूरेसी, टारगेट एंगेज करने की दुरुस्त की या सलाहियत जो है। इन चारों पर मुसलसल काम होता रहता है और ये जो 2750 किलोमीटर तक हम पेलोड ले जाने की आप जो सलाहियत रखते हैं ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसने हमारी दिफाई सलाहियत में बड़ा भरपूर इजाफा किया है और इस कामयाब तजर्बे से यकीनन हमारी वो जो कॉन्फिडेंस है अपनी आर्म्ड फोर्सेस में और अपनी दिफाई और एग्रेशन की जो सलाहियत हैं उनमें जो इजाफा हुआ है वो यकीनन काबिल सताइश है और इसका मैसेज जहां पहुंचना चाहिए था वहां बड़े दुरुस्त तरीके से पहुंच गया होगा। और उसकी वजह हमारी मजबूरी है, कोई एडवेंचरिज्म नहीं है, हम कोई आम रेस में नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन जितना अनप्रेडिक्टेबल ईस्टर्न दुश्मन हमारा है और जो मौजूदा हुकूमत है अजीत डोवाल नरेंद्र मोदी की हुकूमत, ये लोग जिस माइंड सेट के साथ बैठे हैं
और जिस तरीके से जिन अज़ाइम को ये लेकर बैठे हैं, आपने देखा ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में महारत रखते हैं और अपने आदमियों की जान तक लेने से बाज नहीं आते। फिर अपनी पॉलिटिकल मुहिम जोई के लिए इन्होंने हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर 71 के बाद पहली दफा पार किया और आके दरख्तों पर बमबारी करके चले गए। उसका इन्होंने सबक भी सीख लिया, लेकिन इतने अनप्रेडिक्टेबल दुश्मन और अनप्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट में हम खामोशी से या सुकून की नींद नहीं सो सकते। हमें हर वक्त अपने सिस्टम्स में बेहतरी लानी है और अपनी सलाहियत में मुसलसल इजाफा करना है, जो अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने कहा जहां मैसेज जाना चाहिए था वहां पहुंच गया होगा, वहां पर नींदें कहां पर उड़ी होंगी एजाज जवान साहब? यकीनन 2750 किलोमीटर हम इंडिया के 3/4 एरिया को तो कवर कर रहे हैं और यही है जहां उनका हब है, जहां उनकी तमाम तर कुव्वत और सलाहियत मौजूद है। ये कोई धमकी नहीं है, ये कोई थ्रेट नहीं है, ना हम इनको कल इस्तेमाल करने जा रहे हैं। बट इफ पुश कम्स टू शव, अगर किसी ने मिस एडवेंचरिज्म की तो फिर उनको पता है कि हमारी सलाहियत क्या है। ये न्यूक्लियर वेपन भी हैं और ये तमाम जो कुव्वतें हैं हमारे पास या जो हमारा पोटेंशियल है वो हमारी सलामती के दिफा के लिए। तो जब भी पाकिस्तान की खुदा ना खास्ता सलामती चैलेंज होगी, कोई इसको चैलेंज करेगा, तो फिर उसके बिफिटिंग रिप्लाई के लिए हमारी एयरफोर्स भी तैयार है, मिसाइल सिस्टम भी तैयार है, जो नेवल आर्मेडा है हमारा, ये सबमरीन और वो जो पोटेंशियल है, जो सेकेंड लॉन्च कैपेबिलिटी है, वो भी हमारे सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी वो भी हमने एक्वायर अल्हम्दुलिल्लाह कर ली है। तो उस एतबार से वी आर नॉट अ पुश ओवर। दुश्मन 10 दफा सोचेगा किसी बड़े मिस एडवेंचर की, और मिस एडवेंचर में जो मिस उसका हम बार बार कहते रहते हैं कि इसको होश में रखें, इसको ख्याल में रखें और कोई ऐसा मिस एडवेंचर ना करें जो मिस कैलकुलेशन कहीं किसी एक तरफ से हो जाए और फिर खिता किसी बड़ी तबाही का मुजब बने या वो ऑब्जर्व करने में आए बड़ी तबाही। तो इसलिए हम कहते हैं कि कॉशन बेहतर है, डायलॉग के जरिए मसाइल हल करें और इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन का एहतराम करते हुए कश्मीर को हड़प करने की कोशिश न करें, उसके रेजोल्यूशन की तरफ जाएं। ठीक है एजाज जवान साहब, दुश्मनों की आंखें खोलने के लिए, होशमंदी का मुजाहरा करने के लिए क्या ये बताना काफ़ी नहीं है? क्या उनको ये समझ नहीं आ रहा कि जिस किस्म का प्रोपेगेंडा वो पाकिस्तान के खिलाफ करते हैं, पाकिस्तानी अफवाज के खिलाफ करते हैं, हमारी ज़मीन के खिलाफ करते हैं, हमारी पाक सरजमीन के खिलाफ करते हैं, हम उसका बहुत बेहतर, मौसर और भरपूर जवाब अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए दे रहे हैं? जी यकीनन टेक्नोलॉजी की और जो इंटरनल कोहिजन है इंस्टीट्यूशन की, ये दोनों चीजें हमारे पार पोटेंशियल में ये बहुत अहम है। एक के मुल्क के अंदर किस कदर हामनी है, कोई बड़ी उस तरह की जिस तरह हिंदुस्तान के अंदर 11 सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर एक भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट नहीं है। कुछ किरदार हैं जो किसी की शय पर बाहर बैठ के कुछ शरारतें करते रहते हैं, हमें किसी के इशारों पर नुकसान भी पहुंचाते रहते हैं, लेकिन उनसे फाइटिंग की हम सलाहियत रखते हैं। तो हम एक कोहेसिव मुल्क हैं, एक स्ट्रॉन्ग और प्रोफेशनल आर्मी है, और जिस तरीके से आर्मी और सिविल जो 22 करोड़ का रिश्ता है हमारी फौज में, कोई ऐसा, ये एक बड़ी खूबसूरत, मैं लास्ट बात एक आपसे करना चाहता हूँ, शायद आपके पास टाइम भी कम है। मैंने 37 ईयर्स यूनिफॉर्म पहनी है। हमारा अदारा, इसके 2 फैक्टर्स जो हैं इन पे कोई आदमी उंगली नहीं उठा सकता। एक ये कि ये ट्रूली फेडरल अदारा है, इसमें ना कोई सिंधी, बलोची, पठान, बलोची, नदरन पंजाब नहीं है। इसी तरह थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका, पाकिस्तान का दिफा यकीनी तौर पे नाले तस्खीर है, मजबूत हाथों में है, और अगर हम अपनी पूरी कौम की बात करते हैं तो वो अपनी अफवाज के साथ शाना बशाना खड़ी है। इसके साथ ही प्रोग्राम मुकाबिल से मुझे इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।